हमारे पास फ्रंटल लोब में हमारे पास क्या होता है, डिसेमिनेशन, अगर इंजरी हो जाए तो डिसेमिनेशन हो जाता है, डिफैक्ट हो जाता है कंसंट्रेशन में, जजमेंट में, और रीएम्बुलेंस हो जाती है प्रिमेटिव प्रोफिलैक्सिस की। और अगर फ्रंटल आई फेल का डिफैक्ट हो जाए तो डिस्ट्रक्टिव लीजन हो जाएगी। तो अम, हमारे पास जो है ये अपोजिट आई को मूव करवाता है। और अगर फ्रंटल आई फेल की इंजरी हो गई और अगर हमारे पास राइट की हो गई है तो हमारे पास लेफ्ट हेमिप्लेजिया है। लेकिन ये आई को हमारे पास किस तरफ मूव करवाता है, लेफ्ट साइड में मूव कराता है। ठीक है, जो काम करने वाला है जो आई होगी वो कहाँ पे मूव कराएगी, उसको अवे फ्रॉम साइड ऑफ हेमिप्लेजिया मूव कराएगी। पैरामीडियल में हमारे पास जिस साइड पे हेमिप्लेजिया होगा उस टाइप पे ही हमारे पास जो है ना आई मूव करेगी। मीडियल लोबोटियर फेसिकुलस का इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया होता है। जो इप्सिलेटरल होता है, इम्पेयर होती है एडक्शन ऑफ इप्सिलेटर आई जहाँ लीजन होती है, जबकि जो निस्टिग्मस उसमें होती है जो कंट्रोलाइक आई में विद अब्डक्शन जो नॉर्मल होती है। वर्ल्ड एमएस में मिलता है हमें। डोमिनेंट पेराइटल कॉर्टेक्स क्या होता है, जिसे एंगुलर कॉर्टेक्स भी कहते हैं। इसमें पेशेंट जो है वो गस्टरमन सिंड्रोम के साथ आता है। एक ग्राफिया होता है, एक कल्किया होता है, फिंगर एंगोसिया होता है, लेफ्ट राइट डिसऑर्डिनेशन। और अगर नॉन डोमिनेंट जो है पैराइटल कॉर्टेक्स होगा तो उसको एक साइड का इग्नोसिया हो जाएगा। इग्नोसिया ऑफ द कॉन्ट्रलाइट साइड ऑफ द हेमिस्पैक्चुअल नेग्लेक्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। एक साइड का इग्नोसिया हो जाता है। हिप्पोकैम्पस जो है हमारे पास अगर वो बायलेटरी जगह से जाना तो इंटोग्रेड अमेनेजिया हो जाता है, इनएबिलिटी टू मेक न्यू मेमोरीज। अच्छा, मैंने लिखा हुआ है जब पीसी का इन्फार्क्ट होता है तो एंटीरियर कोरोनल आर्टरी में हिप्पोकैम्पस आता है। बेसल गैंग्लिया की वजह से हमारे में इंजरी होती है, ट्रिमर होता है, हार्ट रेस्ट, कोरिया होते हैं, थेरोसिस होता है जैसे पार्किंसन डिजीज़ में, हंटन में और विल्सन। ये तीन डिजीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सब थैलेमिक न्यूक्लियस की वजह से कॉन्ट्रालेटरल हमारे पास हेमीब्लेस्मज्म होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा ये मिक्स हो जाता है हिप्पोकैम्पस और मेमोरी बॉडी। अच्छा, मेमोरी बॉडी अगर बायलैटरली हो तो वर्निक्स कॉर्सेट सिंड्रोम होता है, कैनो से याद करेंगे, कन्फ्यूजन, एटेक्सिया, निस्टेग्मा, ऑप्थेल्मोप्लेजिया। मेमोरी लॉस जो है दोनों होता है, इंटीग्रेट रेट्रोग्रेड, कन्फेबुलेशन होती है, परसेंटेज एरिया, थायमिन डेफिशिएंसीज होता है। अमेगडेला। अच्छा, तो याद रखना है कि जो हिप्पोकैम्पस की वजह से होता है वो अमनीजिया होगा, जबकि मेमोरी बॉडीज़ की वजह से हमें वर्निक्स कॉफ सिंड्रोम, और अमेगडेला की वजह से कॉल्सर बसी सिंड्रोम जो है। इसमें डिसएनिमेटेड बिहेवियर जो होता है ना वो हो जाएगा, जैसे हाइपरफेजिया हो जाएगा, हाइपर सेक्चुअलिटी, हाइपर ओरलिटी, herpes सिम्प्लेक्स माइनस 1 की इंसेफेलाइटिस के बाद होता है। ये क्या करेंगे, विजुअल इग्नोसिया होता है इसके अंदर, हर चीज़ को एग्जामिन करेंगे ये ओरल से। अच्छा, फिर मैंने एक डायग्राम बना दिया कि हमारे पास जो है मिड ब्रेन होता है, पॉन्स होता है, मिड ब्रेन से ऊपर हमारे पास थैलेमस होता है। थैलेमस के यहाँ पे क्या होता है, इधर पाइनियल ग्लैंड होता है साइड पे, फिर सुपीरियर कॉलिकस होता है, इंफीरियर कॉलिकस होता है, फिर हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल होता है ना। तो डोर्सल मिड ब्रेन क्या होता है, डोर्सल मिड ब्रेन में जब इंजरी होती है ना तो हमारे पास लुक अप नहीं कर सकता, क्योंकि सुपीरियर कॉलिकस और जो प्रीटेक्टल एरिया है ना मिड ब्रेन के करीब ही होता है, वो डैमेज हो जाता है, तो वर्टिकल गेज पाल्सी हो जाती है। प्यूपिलरी लाइट नियर डिसोसिएशन होती है। मिड ब्रेन में इंजरी है तो अकोमोडेशन तो होगी, लेकिन लाइट जो है ना, लाइट टेस्ट नेगेटिव आएगा। और लेग रिट्रैक्शन होगी और कन्वर्जन रिट्रैक्शन निस्टेगमस होगा। जब भी कन्वर्जेंस होगी तो हमारे पास निस्टेगमस आएगा। ये स्ट्रोक में होता है, हाइड्रोसेफेलस हो
क्योंकि फोर्थ वेंट्रिकल के करीब होता है ना, तो हाइड्रोसेफेलस या पेनिलोमा हो तो हमारे पास ये हो सकता है। और मैंने लिखा है टर्शियरी सेफेलस में भी हमारे पास ये करवा सकते हैं, टर्शियरी सेफेलस भी। तो पायरॉइड सिंड्रोम में वर्टिकल गेज पाल्सी होती है, पिपिलरी लाइटनियर डिसीजन, लैट रिट्रैक्शन और कन्वर्जन रिट्रैक्शन। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग मिड ब्रेन क्या होता है, ये मिड ब्रेन का एक्टिवेटिंग पार्ट है। ये हमारे पास जो है हमारे ब्रेन को एक्टिवेट रखता है, वेक करता है। और अगर इसकी इंजरी हो जाए तो कोमा में जा सकता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर की वजह से इंजरी होती है, वो हमारे पास जो है सेरिब्रल जो है इंटेंशन टिमर होता है, लिम्ब एक्टेजिया, लॉस ऑफ बैलेंस, एप्सिलेटरी वेब होता है हमेशा। और सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जो डिफेक्ट होते हैं वो लेटरली अफेक्टेड होते हैं, लेटरल लैम्स को डिफेक्ट करते हैं। जबकि सेरिब्रल में से मिड लाइन होता है तो ट्रंकल एक्टेजिया होता है, वाइट बी ड्रंकन सेलेट, निस्टिग्मस होता है, अपेक्स सेंट्रल बॉडी रिजेशन और एसोसिएटेड विद जो लोग क्रॉनिक अल्कोहल रहते हैं उनमें होता है। रेड न्यूक्लियस पे हमारे पास होता है मिड ब्रेन में। अब अगर 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 अबव द रेड न्यूक्लियस वहाँ पर इंजरी होगी, यानी कॉर्टेक्स होगी तो डी कॉर्टेट होगा। और अगर हमारे पास नीचे इंजरी होगी बिलो द रेड न्यूक्लियस तो हमारे पास जो है हमारे पास डी सेरिब्रेट इंजरी होगी। अच्छा, जो डी कॉर्टिकेट है ना उसमें फ्लक्शन ऑफ अपर लिम्ब तो फ्लक्शन होगी, लेकिन लोअर एक्सट्रीमिटीज एक्सटेंशन में होगी। जबकि डी सेरिब्रेट में जो है दोनों चीज़ों की ई से डी सेरिब्रेट में ई भी आ रहा है, एक्सटेंशन में भी ई आ रहा है, तो एक्सटेंशन होगी तो बस ई वाला याद रखना है ना। वर्स प्रेगनोसिस विद डी सेरिब्रेट पोर्शनिंग इन डिकॉर्टेड पोर्शन योर हैंड्स आर नियर द कोर, तो आपके हैंड्स जो है दिल के करीब होते हैं, कोर के करीब होते हैं। तो मैंने लिखा मिड ब्रेन होता है, फोर्थ वेंट्रिकल सेरेब्रम आपस में करीब होते हैं। जो हमारे को ऑक्लोमोटर का डिफेक्ट हो जाता है तो हमारे पास निस्टिग्मस भी होती है और लेटरल रेक्टस चली जाती है, वहाँ पे उसका निक्राय होता है। ओके, मैंने लिखा निस्टिग्मस सेम विद लीजन टू पोन्स मेडुला और सेरिबम, यानी पोन्स से नीचे नीचे हमारे पास जो रीजन्स होती हैं उनमें हमें निस्टिग्मस रहता है ड्यू टू डिस्ट्रप्शन ऑफ वेस्टिबुलर पाथवेज। प्राइमरी स्मोटोसेंसरी कॉर्टेक्स यानी कि जो पोस्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है प्रोसेस ऑल सोमैटिक इनपुट फ्रॉम कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ बॉडी। ठीक है, A focal onset seizure originating inferior region of brain result in contralateral sensory disturbance. नमनस पेरिसीजिया मतलब जो फोकल ऑनसेट सीजर होगा जिस साइड का होता है उससे अपोजिट हमारे पास सेंसिटिव डिस्टर्बेंस आता है। तो जो भी अगर सीजर सोमेटोसेंसरी में से अराइज होगा तो सेंसिटिव डिस्टर्बेंस अपोजिट आएंगे। अच्छा, एब्यूलिया जो हो जाता है सिंगुलेट गायरस जो होते हैं ना उसकी इंजरी की वजह से। ठीक है, अच्छा ऑक्सीपिटल जो इंजरी होती है वो कॉर्टिकल लीजन होती है, उसमें बंदा ब्लाइंडनेस के साथ आता है, कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस के। प्री सेंट्रल गायरस जो होता है वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है, उसकी वजह से पेशेंट जो है वो स्लर्ड स्पीच के साथ आएगा, पैराप्लेसिस ऑफ द स्काइलेबल और क्योंकि पैरालिसिस होगी मसल्स की, माउथ की, टंग की, लैरिंक्स की। ठीक है, अच्छा स्कीमिया और ब्रेन स्ट्रोक है। इरिवर्सिबल न्यूरोनल इंजरी जो होती है ब्रेन में वो 5 मिनट्स ऑफ हाइपोक्सिया में होती है। और मोस्ट वल्नरेबल जो हमारे पास जो होते हैं वो क्या है, वल्नरेबल हिप्पो नीड प्योर वाटर, यानी कि जो हमारे पास हिप्पोकैम्पस है उसके पास न्यू कोर्टेक्स होता है, फिर सेरेबेलम होता है, ये हमने न्यूरल पैथो में भी पढ़ा है। और देन वाटर शेड एरियाज होते हैं, यानी वो वल्नरेबल होता है हिप्पोकैम्पस, न्यू कोर्टेक्स और सेरेबेलम। इमेजिंग में पहले नॉन कंट्रास्ट सीटी करवाते हैं हमेशा ताकि देख सकें हैमरेज है या नहीं। अगर हैमरेज नहीं है तो हम टीपीए दे सकते हैं, क्योंकि हैमरेज स्ट्रोक में हम टीपीए नहीं दे सकते। सीटी के अंदर चेंजेस जो है 6 से 24 आवर्स में आ सकते हैं,
डिफ्यूज रेटिन एमआरआई जो है वो हमारे पास क्या डिटेक्ट करेगा, इस्कीमिया को डिटेक्ट कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट के अंदर भी हमारे पास ये एनीमिया को डिटेक्ट कर लेगा। अच्छा, हिस्टोलॉजी हमारे पास चेंज क्या है? 12 से 24 आवर्स में जो है ना हमारे पास क्या होता है, इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म हो जाएगा, ठीक है। पिक्नोटिक न्यूक्लियाई हो जाएंगे, जिसे कहते हैं लॉस ऑफ नेजल सब्सटेंस का होना, इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म का होना, पिक्नोटिक न्यूक्लियाई का होना, इसे कहते हैं हम रेड न्यूरॉन्स, ठीक है। फिर 2 to 3 डेज़ में हमारे पास नेक्रोसिस होगी और नेट्रोफिल आ जाएंगे। 3 to 5 डेज़ में हमारे मैक्रोफेजेस होंगे, मैक्रोग्लाई आ जाएंगे। अब हमारे पास 1 से 2 वीक में रिएक्टिव ग्लाइकोसिस हो रही है, जो हमारे पास रोल प्ले करें एस्ट्रोसाइट्स और प्लस मस्कुलर प्रोलिफरेशन अराउंड द नर्व। और ग्रेटर देन 2 वीक्स में हमारे पास क्या है, हमारे पास ग्लाइयल सेल्स आ रहे हैं। तो इसमें हमने पढ़ लिया कि 1 डे में हमारे पास जो है इसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म आ रहा है, रेड न्यूरॉन्स। 2 to 3 डे में जैसे हमें पहले ही पता है न्यूट्रोफिल्स आते हैं। ग्रेटर दैन 3 डेज में हमारे मैक्रोफेजेस आते हैं। फिर हमारे पास 1 to 2 वीक्स में हमारे पास ग्लाइकोसिस होती है, एस्ट्रोसाइट प्लस मस्कुलर प्रोलिफरेशन अराउंड द नर्व होती है। रिएक्टिव ग्लाइकोसिस में हमारे पास नेक्रोसिस हो जाती है, सेंट्रल एरियाज में ग्लाइस मिल जाता है। इस्केमिक स्ट्रोक की बात करें तो हमारे पास जो है वो एक्यूट ब्लॉकेज हो जाए वेसल की और डिसेप्शन हो जाए ब्लड फ्लो की और सब्सिक्वेंट इस्कीमिया की, तो इन्फॉक्शन हो जाती है, वो भी लिकोफिलिक नेक्रोसिस होता है। 3 टाइप्स होती हैं, थ्रोम्बोटिक होती है, एम्बायलिटिक होती है, हाइपोक्सिक होती है। ड्यू टू क्लॉट फॉर्मिंग डायरेक्टली एट साइड ऑफ इन्फॉक्शन, क्लॉट बन गया, जैसे कॉमनली एमसीए में मरता है, रप्चर इथ्रोम स्क्लेरोटिक प्लाक की वजह, एम्बोलाई की किसी और बॉडी से आ रहा है जैसे, और ये इफेक्ट करेगा मल्टीपल वस्कुलर। अगर एम्बोलिक होगा तो मल्टीपल वस्कुलर आर्टरीज होंगे। एग्जाम्पल हमारे पास एफएफ से आ रहा है, या कॉमरी आर्टरी से आ रहा है, या डीबीटी आ रहा है विथ पेटेंट फोरामेन ओवल। अच्छा, हिपोक्सिया में हमारे पास ये है कि हाइपोपर्फ्यूजन हो रही है, हाइपोक्सीमिया आ रहा है, कि कब होता है जब हम कार्डियोवास्कुलर सर्जरीज करते हैं। ये वाटर शेड एरियाज़ को ज़्यादा अफेक्ट करेगा जब भी हाइपोक्सिक हो। अगर हमारे पास जो है हेमरेजिक नहीं है तो हम टीपीए दे देते हैं विद इन 23 to 24 आवर्स, 4.5 आवर। और थ्रोम्बोलेक्टमी कर सकते हैं अगर लार्ज आर्टरी ओक्लूजन है, क्योंकि हमें पता है कि हेमरेजिक नहीं है तो थ्रोम्बोटिक होगा। रिड्यूस रिस्क विथ मेडिकल थेरेपी एस्पिरिन देते हैं, ठीक है, कोलोपेक्डोल देते हैं, बीपी कंट्रोल करते हैं, ब्लड शुगर, लिपिड, स्मोकिंग सजेशन कराते हैं, और ट्रीट करने कंडीशन को डेल इंक्रीजेस, जैसे कि A5 है तो उसको ट्रीट करते हैं, कैरोटिड आर्टरी सिनोसिस है तो उसको सही करते हैं। ट्रांजिएंट इस्कीमिक एट्रोमा में ब्रीफ रिवर्सिबल एपिसोड होता है फोकल न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन का विदाउट एक्यूट इन्फेक्शन। तो एकदम ब्रीफ एपिसोड होता है और वो रिजॉल्व हो जाता है लेस देन 15 मिनट्स में। इस्कीमिया जैसे कि एम्ब्लॉय से हुआ है, स्टेनोसिस से हुआ है, तो ये हो सकता है मे प्रेजेंट विद एम्ब्रोस फिगर्स। तो याद रखना है कि इसके वजह से ट्रांजिएंट विजुअल लॉस होता है जिसे एम्ब्रोस फिगर्स कहते हैं, ड्यू टू रेटिनल आर्टरी एम्बोलाई फ्रॉम कैरोटिड आर्टरी डिजीज। इसके बाद हमारे पास सेरिबुलर एडीमा आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, ब्रेन के अंदर जो है हमारे पास फ्लूइड की एक्युमुलेशन होती है। 2 तरह का होता है, या तो साइटोटॉक्सिक एडीमा होती है या वाइजोजेनिक होता है। जो साइटोटॉक्सिक एडीमा होता है ना, साइटोटॉक्सिक यानी कि ऑस्मोटिक शिफ्ट हुआ है, जैसे कि सोडियम एटीपेस का डिसफंक्शन हो गया है, ठीक है, पोटेशियम अंदर नहीं आ रहा, सोडियम बाहर नहीं जा रहा, जिसकी वजह से सोडियम अंदर रह रहा है, और जब सोडियम अंदर रहेगा तो उसके साथ वाटर आ जाएगा हमारे पास ना, जिसकी वजह से इसकी वजह से हो सकता है कि इस्कीमिया वाली हुआ है, जिसकी वजह से सोडियम पोटेशियम पंप नहीं आ रहा है, या हाइपर अमोनिया हुआ है, या फिर SIDH में भी हो सकता है। वेजोजेनिक एडीमा ये है कि हमारे पास जो है ब्लड ब्रेन बैरियर की डिसरप्शन हो गई है और बाहर से जो परमेबिलिटी इंक्रीज होकर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्युमुलेट हो रहा है। ये जब इस्कीमिया बहुत लेट हो जाता है। बाकी ट्रॉमा, हेमरेजिक, इन्फ्लेमेशन, ट्यूमर्स हैं।
इसमें जो है ना एल्ब्यूमिन और वाटर इंटर होंगे, जबकि साइटोटॉक्सिक एडीमा में हमारे पास रिलीज हो ग्लूटामेट होगा और इंटैक्ट होगा ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स की जब भी हमारे पास जो है ना इंजरी होती है ना, वो हमारे पास वेन्स सिम्टम आते हैं, VANS, यानी विजुअल डिस्टर्बेंस, एफेजिया, निगलेक्ट एंड सेंसरी डिस्टर्बेंस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का स्ट्रोक होगा, मिडल सेरिब्रल आर्टरी का स्ट्रोक होगा यार, लेंटिकुलोस्टीरियड आर्टरी का स्ट्रोक होगा। तो पेशेंट कैसे रिप्रेजेंट करेगा? अगर ACA का स्ट्रोक होगा तो मोटर और सेंसिटिव डिफेक्ट होंगे लोअर लिम, क्योंकि ACA जो लोअर लिम को करती है, जबकि अपर लिम और फेस को मिडल सेरिब्रल आर्टरी करती है। कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस एंड सेंसरी लॉस होगा लोअर लिम का। अच्छा, लोअर लिम में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी आ जाएगी हमारे पास, फ्रंटल लोब भी मतलब इन्वॉल्व होगा ना यहाँ पे। अच्छा, फ्रंटल में यहाँ पे हमारे पास जो है ना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अगर होगा ना, तो हमारे पास जो है पेशेंट के जो है ना पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस आएंगे, एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन होगा। यहाँ पे सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स भी इंजरी हो सकती है, यहीं पे हमारे पास प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स भी इंजरी हो सकते हैं। मिडल सेरिब्रल आर्टरी या मतलब जो टेम्पोरल और पैराइटल को इन्वॉल्व करता है, फ्रंटल को ACA करती है, टेम्पोरल और पैराइटल को ये करता है। ये मोटर सेंसरी कॉर्टेक्स की डिफेक्ट दे देगा अपर लिम में और फेस में। हमारे पास टेम्पोरल लोब है ना, वहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, वर्निक्स एफेजिया होगा, जबकि फ्रंटल लोब में हमारे पास ब्रोकास एफेजिया होता है। कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस होगी, सेंसरी लॉस होगा, फेस और अपर लिम में एफेजिया होगा अगर डोमिनेंट लोब इनका होगा, लेकिन अगर हमारे पास नॉन डोमिनेंट होगा तो हेमी निगलेक्ट होगा। वर्निक्स एफेजिया इज एसोसिएटेड विद राइट अपर क्वाड्रेंट विजुअल डिफेक्ट ड्यू टू टेम्पोरल लॉब। जब टेम्पोरल लॉब इन्वॉल्व होता है तो हमारे पास राइट सुपीरियर क्वाड्रेंटोपिया होता है, क्योंकि जब पैराइटल लॉब इन्वॉल्व होता है तो हमारे पास इंफीरियर क्वाड्रेंटोपिया होता है, तो ये भी याद रखना है। अच्छा, लेंटिकुलर स्टीरियड आर्टरी की वजह से स्टीरियटम का हमारे पास इस्कीमिया हो रहा है, और इंटरनल कैप्सूल का, जो कि पार्ट क्या है हमारे पास, बेसल गैंग्लिया का। जबकि VPL और VML जो है हमारे पास जो है थैलेमस में जो है सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं, जबकि पोस्टीरियर लिम्ब जो होती है वो मोटर लेके जाते हैं। तो कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस होती है पेशेंट में सिर्फ। अच्छा, कॉर्टिकल साइंस नहीं मिलेंगे क्योंकि आप कॉर्टेक्स की इंजरी नहीं है बल्कि बेसल गैंग्लिया में आ गए। निगलेक्ट मिलेगा, फेजिया मिलेगा और विजुअल फेज लॉस मिलेंगे। प्योर मोटर का कॉर्टेक्स जो मोस्ट कॉमनली होता है लुकनार इंफार्क्ट की वजह से ड्यू टू माइक्रोएथॉर्मिया एंड हाइलीन आर्टियोस्क्लेरोसिस, लिपोहाइड्रोसिस सेकेंडरी टू अनमैनेज हाइपरटेंशन जो हो रहा है। अच्छा, हाइलीन आर्टियोस्क्लेरोसिस का मतलब दूसरा नाम क्या है, लिपोहाइड्रोसिस। जो अनमैनेज हाइपरटेंशन होती है वो यहाँ पे माइक्रोएथीमिया हो सकता है, और हाइलीन आर्टियोस्क्लेरोसिस की वजह से। हाइलीन हमने पढ़ा था ना अभी, हाइपरटेंशन में होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन में और डायबिटीज़ मेलाइटिस में। अच्छा, PCA क्या है, ऑक्सीपिटल लोब है। MCA सब जो है ना कॉन्ट्रोलेटर हेमिनोपी में मैकुलर स्पेयरिंग क्यों होता है, क्योंकि MCA मैकुला को सप्लाई करते हैं। इसमें एलेक्सिया होता है लेकिन विदाउट एग्राफिया होता है। अच्छा, डोमिनेंट हेमिस्फेयर में होगा तो एक्सटेंडेड टू स्प्लीनम और कॉर्पस कलोजम में भी जा सकता है। प्रोस्कोगोपिया होता है अगर नॉन डोमिनेंट स्फेयर में हो तो प्रोस्कोगोपिया, और अगर एग्राफिया होगा तो डोमिनेंट है। लिखा हुआ है कि हमारा प्रोस्पोग्नोनिया जो होता है ना, ये फुजीफॉर्म गैरेज की वजह से होता है। अच्छा, बेजिलार आर्टरी जो हमारे पास होती है वो हमारे पास किस किस को सप्लाई कर रही होती है, पोन्स को, मेडुला को, लोअर मिड ब्रेन को। ठीक है, मिड ब्रेन होता है, पोन्स होता है, मेडुला होता है ना, तो लोअर मिड ब्रेन, लोअर मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला का सप्लाई करते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या जा रहे होते हैं, ब्रेन स्टेम है हमारे पास, तो इसके अंदर से कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको बल्बार ट्रैक्स आ रहे हैं, तो लॉस ऑफ स्पीच लैंड में मिलेंगे। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ हमारे पास क्या होते हैं, ऑकुलर क्रेनियल नर्व न्यूक्लाई होते हैं और पैरामेडिन पोटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो थर्ड नर्व का न्यूक्लियस होता है, तो इसलिए लॉस जो होती है ना हमारे पास हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है। वर्टिकल मूवमेंट्स जो है ना वो हमारे पास जो है ना कंट्रोल होती है बाय रोस्ट्रल मिडब्रेन, तो वो इन्वॉल्व नहीं होता है, जिसकी वजह से वर्टिकल मूवमेंट सेम रहती हैं। पेशेंट को क्वाड्रिप्लेजिया मिलेगा, लॉस ऑफ वॉलेंट्री फेशियल माउथ एंड टंग मूवमेंट, क्योंकि कॉर्टिको बल्बार ट्रैक्स भी नहीं हो रहे हैं। रैस पेयर हो जाता है, अगर रैस पेयर हो जाए रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम, क्योंकि वो मिड ब्रेन में होता है, तो हमारे पास कॉन्शियस परवाइज होगा, क्योंकि वरना हमारे पास पेशेंट कॉन्शियस नहीं होगा। इसमें हमारे पास पिन पॉइंट पीपल मिलते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है सिंपैथेटिक ट्रैक ना डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो वो डायलेट करवा देते, इसलिए पीपल जो है वो हो जाता है। इसके अंदर ये भी होता है कि हमारे पास क्या होता है, लॉक इन सिंड्रोम होता है, क्योंकि हमारे पास पेशेंट की जो है ना, पेशेंट बिल्कुल लॉक होता है, कुछ मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, बस कॉन्शियस होता है, क्योंकि कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको बल्बार मूवमेंट लॉस हो जाते हैं। अब हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास तो हर एक की ना स्पेसिफिक है। अगर पीसी होगा ना तो ज़्यादा मर्क्यूला की बात करेंगे, ठीक है, ज़्यादातर। लेंटिकोस्टीरिएट होगा तो प्योर मोटर कॉर्टेक्स दे रहे होंगे या प्योर सेंसरी। एमसीए में तो फेस लाजमी देंगे, ठीक है, और ना फेस और अपर लिम्ब की बात करेंगे, जबकि एसी होगा तो लोअर लिम्ब की बात करेंगे, तो इतने ईजीली ये डायग्नोस हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है AICA, इंटीरियर इन्फीरियर, यानी आइका की इंजरी जो है, याद बस ये रखो कि आइका की जो इंजरी होती है वो फेशियल नर्व की, और फेशियल नर्व वैसे भी लेटरल होती है। लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम फेशियल न्यूक्लियस इफेक्ट्स आर स्पेसिफिक। आइका में हमारे पास क्या होगा, पैरालिसिस होगी फेस की। डिपेंड करेगा लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल न्यूक्लियस का जा रहा है या नहीं। लेक्रीमेशन, सलिवेशन, टेस्ट जो है वो हमारे पास 2/3 ऑफ टंग से डिक्रीज हो जाएगा। वॉमिटिंग होगी हमारे पास, वर्टिगो होगा, निस्टिग्मस होगी। पेन एंड टेम्परेचर जो है कॉन्ट्रालेटर बॉडी का जाता है, लेकिन इप्सिलेटरी फेस, क्योंकि जो हमारे पास फेस का जो है वो ट्राइजेमिनल नर्व करी होती है, जबकि बॉडी का तो हमारे पास स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक कर रहे होते हैं, इसीलिए जो है ना इप्सिलेटरल फेस होता है। वेस्टिबुलर न्यूक्लियस की वजह से वॉमिटिंग, वर्टिगो, निस्टिग्मस होगा। फेशियल न्यूक्लियस का मैंने बताया था। सिंपैथेटिक फाइबर की वजह से इप्सिलेटर हॉर्नस सिंड्रोम होगा। मीडियर और इन्फीरियर जो होते हैं सेरेब्रल ट्रैक जो है वो हमेशा इप्सिलेटर इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं। सेरेब्रम से इप्सिलेटर एटेक्सिया और डिस्मेट्रिया होगा। लैब्रांथाइन आर्टरी की वजह से इप्सिलेटर सेंसिन्यूरल डिफेक्ट्स होंगे, वर्टिगो। एब्सेंट कॉर्नियल रिफ्लेक्स होगा, क्योंकि 5 और 7 जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास मेनली 5, 7 और 8 के डिफेक्ट हैं, लेकिन मेनली 7 याद रखना है हमें आइका के लिए, और लेटरल पोर्टाइन भी याद रखना है। हमारे पास पाइका की इंजरी आती है। जो पाइका की इंजरी हमारे पास होती है ना, उसमें हमारे पास इन्वायरमेंट होती है कौन कौन से जो है न्यूक्लियस एम्बिकस, जो हमने पढ़ा था 9, 10, 11, न्यूक्लियस एम्बिकस, ठीक है। तो उसमें जब भी हमारे पास ये इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, बल्बार वीकनेस होती है, यानी डिस्फेगिया होता है, हॉर्ननेस होती है, गैग रिफ्लेक्स चले आता है, और हिकअप। वेस्टिबुलर न्यूक्लियर चले जाएगा, सेम जो वहाँ पे जाता है। तो सेम हमारे पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियर, लेटर स्पाइनल थैलेमिक ग्लैंड, स्पाइनोफिर फाइबर, इंफीरियर सेरेब्रल बैंड, ये सारे सेम होते हैं एज कम्पेयर टू आई का। बस जो 9, 11 की इंजरी होती है ना, वहाँ पे हो जाती है 5, 7, 8 की, यहाँ हो जाती है 9, 10, 11 की। तो इसे कहते हैं लेटरली मेडुलरी सिंड्रोम। वैसे भी 9, 10, 11 लेटरली होते हैं मेडुला के। वोल्ब्रिंग सिंड्रोम, न्यूक्लियस इम्ब्रिकस इफेक्ट्स आर स्पेसिफिक टू पाइका इंजरी। डोंट पिक अ पाइका हॉर्स दैट कैन नॉट ईट। पिका हॉर्स नहीं लें जो डैट कैन नॉट ईट। डिस्फेगिया हॉर्ने,
तो सिर्फ इसी चीज़ से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है वो हमारे पास जो है, इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास इसमें याद रखना है कि अब जो 12 मिनट बच गई वो कॉर्डल मेडुला की ये आ जाती है, और मिडिल लिम्बेनिस्कस आता है, कॉर्टिकोस्पाइनल है। कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस हो गया अपर और लोअर लिम्ब की। कॉन्ट्रालैटरल जो है प्रोप्रियोसेप्शन होगी क्योंकि मिडिल मेनिस्कस जा रहा है, और मिडिल मेनिस्कस में हमारे पास अब क्या होती है, प्रोप्रियोसेप्शन कॉन्ट्रालैटरल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अब वो हमारे पास जब मिडिल मेनिस्कस में जब इंफॉर्मेशन जाती है वहाँ पे हमारे पास ये जब बनता है तो क्रॉस हो चुका होता है। और इप्सिलेटरल हमारे पास क्या होती है, हाइपोग्लोसल डिस्फंक्शन होता है। तो इप्सिलेटरल टंग काम नहीं करेगी, तो टंग जो दूसरी तरफ जो है ना, जो दूसरी वाली टंग है ना जो काम करी नर्व, उसको वो टंग को डाइविएट कर देगी इप्सिलेटरली। सॉरी, मतलब ये मेरा कहने का मतलब है कि जो दूसरी टंग होगी वो तो काम करी होगी, जहाँ पे इंजरी है ना वो टंग दूसरी तरफ मूव नहीं कर पाएगी, तो वो वहीं रहेगी। टंग डाइवर्ट्स इप्सिलेटरली, सेम साइड पे ही रहेगी। मिडल मेडुलरी सिंड्रोम इसे कहते हैं क्योंकि हमारे पास 12 मिनट मिडल ही होती है, काज्ड बाय इन्फार्क्ट ऑफ पैरामिडल ब्रांचेस ऑफ एएसए और वर्टिब्रल आर्टरीज। आर्न्स लव एमएमएम, जो भी है पता नहीं क्या आर्न्स लव एमएमएम, छोड़ो, मिडल मेडुलरी सिंड्रोम है। ए डायग्राम में एमसीए दिया हुआ है और बी डायग्राम किसकी है, बी 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 ल्यूकेनार एंड पार्क किया डंडा कैप्सूल। सी जो है ऑक्सीपिटल लोब का है और डी 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 ओ न्यूक्लियस एम्बिगस क्या है, क्लासिफिक है। न्यूनेटर इंटरवेंट्रिकुलर हेमरेज के बारे में क्या लिखा है, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लीडिंग होना, ठीक है, ब्लड नज़र आ रहा है अल्ट्रासाउंड के अंदर, प्रीमेच्योर लो बर्थ इन्फैक्ट में होता है, ओरिजिनेट होता है जर्मिनल मैट्रिक्स में, हाईली वस्कुलार लेयर विद इन द सबवेंट्रिकुलर जोन ड्यू टू रिड्यूस ग्लायल फाइबर सपोर्ट एंड इम्पेयर ऑटो रेगुलेशन। बीपी इन इम्प्रीमेच्योर में क्या होता है, एक तो ग्लायल फाइबर सपोर्ट भी कम होती है, ऑटो रेगुलेशन सही नहीं होती, पेशेंट जो है एंटर लेवल ऑफ कॉन्शियस के साथ है, बल्जिंग फॉन्टेनल्स के साथ आता है, हाइपोटेंशन के साथ आता है, सीजर के साथ आता है, कोमा के साथ आता है। जब भी ब्रेन स्टेप की लीजर होगी ना, इससे रिलेटेड नर्व डिफेक्ट होता है, कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस होती है। जब भी सेंसरी मोटर इन्वॉल्व होता है ना तो हमारे पास लार्ज एरिया इन्वॉल्व होता है। अगर हमारे पास एमसी इन्वॉल्व होता है तो हमारे हैंड्स और आर्म लेटरली होते हैं, तो उसमें यह आता है। और अगर ट्रंक इन्वॉल्व होते हैं, ट्रंक एंड इन्वॉल्व में, तो मीडियल ब्रेन इन्वॉल्व होता है, एसीएम। उसके अलावा हमारे पास मिड ब्रेन में जो है ना, हमारे पास एक मिड ब्रेन होता है ऑक्लोमेटर पॉल्सी वाला, और एक होता है वार्बर सिंड्रोम। मिड ब्रेन में क्रेनियल नर्व 3 होती है, ठीक है, रेड न्यूक्लियस होता है और मीडियल लिम्बेनिस्कस होता है, इसीलिए ऑक्लोमेटर पॉल्सी मिलेगी, कॉन्ट्रालैटरल लॉस ऑफ वाइब्रेशन मिलेगा मिड ब्रेन के अंदर अगर जाएगा तो, और इन्वॉल्यूंटरी मूवमेंट होगी जो है ना रेड न्यूक्लियस की वजह से। जबकि अगर वाइबर सिंड्रोम होगा तो हमारे पास क्या होगा, अगर वाइबर सिंड्रोम होगा तो हमारे पास जो है क्रेनियल नर्व 3 डिफेक्ट मिलेगा। अब हमें ना सेम चीज़ें मिलेंगी लेकिन कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिकोबल्बार भी मिलेंगे, कॉन्ट्रालैटरल हेमिपेरेसिस मिलेगी, सूडो बल्बार पाल्सी मिलेगी हमारे पास। उसमें हमें कॉन्ट्रालैटरल से वाइब्रेशन मिलता है, यहाँ पे कॉन्ट्रालैटरल हेमिपेरेसिस मिलती है, तो बस यही अलग है वाइबर में। अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा, मैंने डायग्राम बनाई हुई एक, कि हमारे पास जो है फोर्निक्स होता है, फोर्निक्स जो है
कॉर्पस क्लोजम का जो सबसे एंड वाला पार्ट होता है उसे स्प्लेनियम और कॉर्पस क्लोजम कहते हैं। जो फ्रंट वाला पार्ट होता है उसे फॉर्निक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था सेरिब्लम से ऊपर पाइनियल ग्लैंड होता है, सुपीरियर कॉलस इंफीरियर कॉलस होता है। ये पोन्स बनाया हुआ है, मिड ब्रेन पोन्स है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, जहाँ पे फॉर्निक्स होता है उससे नीचे मैमिलरी बॉडी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखे फॉर्निक्स अ बंडल ऑफ एक्सॉन originating फ्रॉम हिप्पोकैम्पल सबिक्यूलम प्रोजेक्ट टू मैमिलरी बॉर्डर। जो फॉर्निक्स होता है वो बंडल ऑफ एक्सॉन है जो ओरिजिनेट होते हैं हिप्पोकैम्पस के सबिक्यूलम से और जो प्रोजेक्ट करते हैं जाते हैं मैमिलरी बॉडी तक, ठीक है। उसके बाद रप्चर ऑफ मिडल, अगर एपिड्यूरल हेमाटोमा होता है, सबड्यूरल होता है, सबएक्नोन। एपिड्यूरल जो है अभी अबव होता है, बिटवीन द स्कल एंड ड्यूरा होता है। एमसीए जो होती है ना, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, जो ब्रांच होती है, हमें याद रखना है कि मैक्सिलरी आर्टरी की, और ये किसकी ब्रांच होती है, मैक्सिलरी आर्टरी की, ठीक है, याद रखना, एक्सटर्नल कैरोटिड से आती है। स्कल फ्रैक्चर हो गया, टायरियन जो थिनेस्ट पार्ट ऑफ द लैटरल स्कल है, ये ट्रांजिएंट, इसमें पहले लूसिड इन्फॉर्म होता है, पहले ट्रांजिएंट लॉस होता है कॉन्शियस का, फिर रिकवरी होती है, फिर रैपिड डिटोरिएशन होती है क्योंकि हेमाटोमा एक्सपैंड होता है। स्कार्प में हेमाटोमा नजर आएगा क्योंकि स्काल के करीब होगा। रैपिड इंट्राक्रैनियल एक्सपेंशन होगी अंडर सिस्टमैटिक आर्टीरियल प्रेशर, और पेशेंट को जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो हमारे पास क्या हो सकता है, ये जो है ना आर्टीरियल प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारे पास ट्रांसटेंटोलियर हर्निएशन कैरियर नर्व 3 पाल्सी होगी, ठीक है। यहाँ पे हमें बाइक एंड पैक्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बाइक एंड पैक्स हमारे पास जो है हाइपर डेंस, जो ब्लड जो है वो हमेशा हाइपर डेंस नज़र आता है, ठीक है। ये क्रॉस नहीं करता सुचर लाइन का। अच्छा, रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ एपिड्यूरल एनाल्जेसिया की जो रेयर कॉम्प्लिकेशन मैंने लिखी है वो हमारे पास क्या होती है, और 2 डेज़ में आती है, सडन जो है होती है, ये ऑनसेट बैक पेन होता है या रेडिकुलर पेन होता है। तो ये क्या होता है, और 2 डेज़ में होती है, वीक्स में नहीं आएगी, उसी वक्त हो जाएगी। और बैक पेन होगा, रेडिकुलर पेन होगा, जो कि क्या करवा सकते हैं, कंप्लीट और पार्शियल हमारा पैरालिसिस हो जाती है, पैरालिसिस हो सकती है इसकी वजह से एक्सट्रीमिटीज से। सब ड्यूरल हेमाटोमा जो है हमारे पास क्या है, अब जो ड्यूरल हेमाटोमा है इसमें हमारे पास क्या होता है, रप्चर होता है ब्रिजिंग वेन्स का, ठीक है। रप्चर होता है ब्रिजिंग वेन्स का, जो कि एक्यूट भी हो सकता है क्योंकि ट्रॉमेटिक हाई एनर्जी इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है, बहुत ही हाई एनर्जी हुआ तो जो ब्रिजिंग वेन्स होती हैं वो डैमेज हो जाते हैं। पहले हाइपरडेंस होगा, जबकि क्रॉनिकली जो है वो हमारे पास क्या होता है, हाइपरडेंस हो जाएगा। होता क्यों है सब ड्यूरल अडल्टली में होता है, क्रॉनिक अल्कोहल यूज़ करते हैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो सेरिब्रल एट्रोफी और वेन जो है वो डैमेज हो जाए, ठीक है। हाइपोडेंस नजर आएगा क्रॉनिकली। आल्सो बच्चों में भी मिलता है क्योंकि उनका ब्रेन भी तो नाजुक सा होता है ना, शिकन बेबी। प्रोड्यूसिंग फैक्टर क्या, ब्रेन एट्रोफी और ट्रॉमा और क्रिसेंट शेप जो है हमारे पास मिलता है, और क्रॉस कर सकता है सुचर लाइन को, मिड लाइन शिफ्ट करवा सकता है, जैसे इस डायग्राम में हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास जो है डायग्राम में दिया हुआ है। तो जो हमारे पास एक्यूटली है वो रेड में, और ब्लू में जो है वो अब क्रॉनिक हो चुका है। येलो एरिया जो है वो हमें मिड लाइन शिफ्ट दिखा रहे हैं, और रेड जो है हमें एक्यूटली दिखा रहे हैं। फिर हमारे पास सब ड्यूरल सब एक्रोनिक हेमरेज जो है वो ब्लीडिंग होती है ड्यू टू रैप्चर और ड्यू टू ट्रॉमा और रैप्चर ऑफ एनेरिज्म, सच एज सेक्युलर एनेरिज्म है ना, उसकी वजह से हो रहा है, या एवी मालफॉर्मेशन के। इसमें क्या होता है पेशेंट को ना, अब हमारे पास क्या कोई सेक्युलर एनेरिज्म था, ये भी मालफॉर्मेशन थी, इसकी वजह से हो रहा है ना, तो रैपिड होता है ये बहुत ज़्यादा, वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ होता है, ब्लड और येलो एलपी देखते हैं, वेजोस्पाज्म होता था ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि इसके कुछ 3 से 10 दिन में ना क्या हो सकता है, या तो वो रीब्लीड करता है या वेजोस्पाज्म हो सकता है, जो ब्लड ब्रेक डाउन हो रहा है ना हेमरेज के बाद,
तो हमारे पास जो है स्कीमिंग इन्फार्क्ट की वजह से हो सकता है वेजोस्पाज्म। इसीलिए निमेटोडीन जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम यूज़ करते हैं ताकि वेजोस्पाज्म ना हो। इसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, कम्युनिकेटिंग या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव दोनों हाइड्रोसेफेलस बन जाते हैं। जब भी हाइड्रोसेफेलस हो जाएगा तो हमारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। याद रखना, ग्रेजुअल चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अकम्पाइंड बाय ऑकुलर चेंजेस भी आएंगे। नाइट्राइट्स अंजाइना में देते हैं, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोसेफेलस ऐसे भी हो सकती है कि ब्लड जो होता है ना वो इम्पेयर कर देता है ऑब्जॉर्प्शन को। इसमें सब एक्नॉन में हमें याद रखना है प्रोग्रेसिव मेंटल डिटोरिएशन होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें मेनिंजियल इरिटेशन साइन आते हैं ना, ये क्यों होता है, क्योंकि ये पाया जो होती है ना वो ये सब एक्नॉइड है, तो पाया इरिटेट होती है जिसकी वजह से मेनिंजियल इरिटेशन होती है और नेक पेन होता है। तो यहाँ पे हमने डायग्राम बताई है कि सेकुलर एनिज्म की वजह से होगा तो मिड लाइन में होगा, और अगर हमारे पास जो एवी मॉलफॉर्मेशन की वजह से होगा तो यहाँ पे हमारा। फिर उसके बाद आता है हमारे पास इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज, जो है वो हाइपरटेंशन की वजह से होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आल्सो ये मिलता है हमें अम्लोइड, जिसमें एंजियोपैथी होती है, जिसका मतलब क्या है कि अम्लोइड एंजियोपैथी जो है ना, रिकरेंट लोबार हेमरेजेस होना अडल्टी में, उसकी वजह से क्या हो जाती है हमारे पास एम्लोइड एंजियोपैथी होती है। वस्कुलर मालफॉर्मेशन भी हो सकता है, वस्कुलाइटिस भी, सेकेंडरी टू रिपरफ्यूजन इंजरी भी हो सकता है। स्कीमिक स्ट्रोक की वजह से ही हमारे पास इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज होता है। हाइपरटेंसिव हेमरेजेस जो क्या होते हैं, माइक्रोनिज्म हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं चारकॉट बाइकॉट माइक्रोनिज्म। अगर ज़्यादातर पोटामेन और बेसल गैंग्लिया में होते हैं, लेंटिकोस्टीरियल वेसल्स में होते हैं, देन हमारे पास थैलेमस में होते हैं, फिर हमारे पास पोन्स में होते हैं और सेरिब्रम। ये हमें याद होना चाहिए कि बेसल गैंग्लिया में हमारे पास, फिर थैलेमस में, पोन्स में और फिर सेरिब्रम में। जब मैंने लिखा इसमें ज़्यादातर हेमरेज भी होता है, अल्जाइमर लाइक सिम्टम्स भी आते हैं पेशेंट के, लेकिन इसमें ना पैराइटल लोब की इन्वॉल्वमेंट होगी तो सेंसरी सिम्टम्स आएंगे। ऑक्सीपिटल इन्वॉल्वमेंट होती है एंजियोपैथी में तो हमारे पास होमोनमस हेमिनोपिया भी नज़र आएगा। ज़्यादातर कन्फ्यूजन हो जाती है सबएक्नॉइड और इंट्रापेरेन्काइमल में ना, तो बस इसे अडल्टली होगा पेशेंट, हाइपरटेंशन होगी और हाइपरटेंसिव हेमरेजेस की वजह से होगी, जबकि इसमें सेकुलरिज्म और एवी मालफॉर्मेशन और हिस्ट्री से हम पहचान पाएंगे। और पैरेन्काइमा में भी दिया होगा पैराइटल, जैसे हिस्ट्री डायग्राम में तो हमें पैराइटल और ऑक्सीपिटल दिया हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ है रीब्लीडिंग जो है वो 24 आवर्स के अंदर होती है। एक्यूट ऑनसेट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स आ जाते हैं 5 डेज आफ्टर हेमरेज इज मोर इंडिकेशन ऑफ डिलेड इस्कीमिया ड्यू टू वाइजोस्पाज्म। सेंट्रल पोस्ट स्ट्रोक पेन सिंड्रोम क्या होता है पेशेंट को, कि पेशेंट को न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है क्योंकि हमारे पास जो है थैल्मिक की जो है ना लीजन हुए हैं। इनिशियली पैरास्थेसिस होते हैं, बाद में हमारे पास एलोडेनिया होता है, जबकि हमारा पेनलेस स्टिमुलाई जो है पेन करा रहे होते हैं, डिस्थेजियाज होते हैं। अल्टर सेंसेशन ऑन द कॉन्ट्रालेटरल साइड पर। 10% ऑफ स्ट्रोक पेशेंट में क्या होता है, न्यूरोपैथिक पेन होता है क्योंकि थैलेमस के अंदर जो है ना, थैलेमस के अंदर रीजन हो गया, तो उसमें 2 चीज़ें आती। नंबर 1 इज़ एलोडोनिया, जो पहले चीज़ें पेन नहीं करा रही, अब डायनिया करा रही है, यानी पेन करा रही है, और डिस्थेसिस सेंसेशन करा रही है, लेकिन वो कॉन्ट्रालेटरल। फंटम लिम्ब पेन यही है, फंटम कि वो लिम्ब नहीं है, लेकिन अभी भी हमारे पास जो अम्पुटेशन के बाद जो है वो बर्निंग, एक्किंग और इलेक्ट्रिक शॉक पेन हो, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइमरी सेंसिटिव कॉजेस हो रही है इसलिए। डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी क्या है कि बहुत ही ट्रोमेटिक शेयरिंग हुई है वाइट मैटर ट्रैक्स की, ठीक है ना।
जो पास आउट कर रहे होते हैं रैपिड एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन की वजह से, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है। पेशेंट कॉमा या मैं जा सकते हैं वेजिटेरियन, और मल्टीपल अगर हमें पंचुएट हेमरेजेस नज़र आएंगे तो हमारे में वाइट मैटर के, तो हमारे पास ये होगा, देखो डायग्राम में बनाया हुआ है ना, तो ये है डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। एफेजिया क्या होता है कि हायर ऑर्डर लैंग्वेज डिफेक्ट है, या तो पेशेंट अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, लैंग्वेज प्रोड्यूस नहीं कर रहा क्योंकि डोमिनेंट सेरेब्रल हेमिस्फीयर डिफेक्ट है। डिसआर्थिया के मोटर इनेबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पीच, मूवमेंट डिफेक्ट है। ब्रोकाज एफेजिया होता है यानी ब्रोकन वर्ड्स, एक्सप्रेसिव है यानी जब बोलेगा तो उसके वर्ड्स ब्रोकन हो गए। इन्फीरियर जो फ्रंटल गायरस है, फ्रंटल लोब का, वो इन्वॉल्व होता है। डिफेक्टिव लैंग्वेज प्रोडक्शन होती है, पेशेंट बोलना चाह रहा है नहीं बोल पा रहा तो इसलिए फ्रस्ट्रेटेड होता है और उसका इंसाइट जो है वो इंटैक्ट होता है। पेशेंट नो व्हाट टू से बट कांट एक्सप्रेस स्पीच, ठीक है, स्टटर करता है, स्टॉप होता है। वर्निक्स एफेजिया क्या है, ये रिसेप्टिव है, एब्सेंट लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन है, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस इन्वॉल्व होता है, एसोसिएटेड इम्पेयर्ड लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, और पेशेंट को पता भी नहीं होता, इंसाइट नहीं होती क्योंकि बोलता जाता है लेकिन कोई सेंस नहीं होती, रिसेप्टिव है, इम्पेयर्ड है, फ्लुएंट है बट मीनिंगलेस इसकी है। कंडक्शन में है चूँकि हमारे पास जो है आर्कुएट फेसिकुलस में क्या होगा कि फोनिक पैराफेजिक एरर होगा, वेरी पुअर, वो रेपिटेशन सही नहीं कर पाएगा, फ्रीक्वेंट अटैम्प्ट्स करेगा करेक्शन करने में। ग्लोबल का मतलब है दोनों इन्वॉल्व है। मैंने लिखा हुआ है कि हाइड्रोसेफेलस में ग्रेजुअल चेंज होता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में ऑकुलर चेंजेस आते हैं, कोई फोकल डिफेक्ट नहीं होंगे तो वेंट्रिकल डायलेशन देखेंगे और वो डायग्नोस्टिक होगी। तो इसका ये लास्ट टॉपिक है एन्यूरिज्म का, इसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं मुश्किल टॉपिक। अब नॉर्मल डायलेशन ऑफ द abnormal dilation of an artery due to weakening of vessel wall, thicken intima due to myointimal hyperplasia और विथ स्ट्रेचिंग ऑफ द पता नहीं क्या एड्वेंशिया कह रहे हैं। बैरी एनेरिज्म है, जैसे हमारे पास सेकुलर एनेरिज्म होता है, ये बाइकरफेशन होता है सर्कल ऑफ विलियस में। मोस्ट कॉमन साइट जो है जहाँ पे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और एकॉम मिल रही होती है, ज़्यादातर तो आगे की तरफ होता है, लेकिन एसोसिएशन ये इसका जो है ना एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, एलर-डोल्नोस सिंड्रोम जो है ना उससे होती है। अदर रिस्क फैक्टर क्या है, एडवांस एज हो, हाइपरटेंशन हो, स्मोकिंग है। क्लिनिकली साइलेंट ही रहता है पेशेंट जब तक वो है ना रैप्चर ना हो जाए, यानी कि सब एक्नॉन हैमरेज हो सकता है इसकी वजह से। फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट आता है। कैन आल्सो काज सिम्टम्स वियर डायरेक्ट कंप्रेशन ऑफ सेल। अगर एक कॉम की कंप्रेशन होती है तो वहाँ से हमारे पास वहीं पे हमारे पास जो है ना ये ऑप्टिक चाज्मा होता है, तो बार टेम्पोरल हेमिनोपी हो जाता है, विजुअल एक्वेस्टी हो सकता है। अगर रैप्चर अच्छा ACA का ना इसे ना डिस्ट्रीब्यूशन में स्कीमिया भी करवा सकता है, जो ACA जो लोअर एक्सट्रीमिटी को पैरालिसिस हो जाएगी। फिर MCA रैप्चर होगा तो MCA डिस्ट्रीब्यूशन में कॉन्ट्रोलैटरल अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर फेशियल पैरालिसिस सेंसिटिव डिफेक्ट होंगे। PCOM की वजह से पीछे की तरफ है ना, और PCOM तो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग में है, तो इसमें एप्सिलेटर क्रेनियल नर्व 3 की पालसी होती है, और जो है हमारे पास सबसे पहले जो है ना पैरासिम्पैथेटिक पाए जाते हैं, इसीलिए जो है ना वहाँ पर मिड्रियासिस हो जाती है और लॉस ऑफ अकोमोडेशन पहले होगी, और मे आल्सो सी प्रोसेस, और बाद में हमारे मोटर भी जा सकते हैं डाउन एंड राइट आई। चरकॉड बाइकॉड एन्यूरिज्म में हमारे पास क्या होगा, क्रॉनिक हाइपरटेंशन की वजह से हमारे पास स्मॉल वेसल्स का डैमेज होना क्रॉनिकली जो बहुत अरसे से रहती है। लेंटिक्योस्टेरॉइड आर्टरी जो कि बेसल गैंग्लिया थैलेमस बोन्स मैंने बताया ना, और ये हेमरेजिक इंटरपेनिका में स्ट्रोक करवा सकती है, ये एंजियोग्राफी में विजिबल नहीं होती। डायबिटिक में हमारे लिखा है कि नर्व पहले लॉस होती है, बाद में पैरासिम्पैथेटिक होते हैं।